नाउ वी विल टॉक अबाउट ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो वैसे तो O3 होती है ना। हाँ, O3 होती है। एम आई विजिबल? नो सर, योर वीडियो इज ऑफ। ओके ओके, लेट मी स्विच ऑन इट। इट विल स्विच ऑन सून। तो देखिए हम क्या करते हैं जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through या passed in oxygen, then ozone is formed. क्या बन जाता है अपने पास? ओजोन बन जाता है 3O2। तो अगर हम साइलेंट, ये बड़ा सा एरो बनाइएगा, एक मिनट रुक जाओ। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो ये बन जाएगा 2O3। और डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है, इसे लिख लीजिए। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज का क्या मतलब हुआ? एक मिनट बता रहा हूँ। बेसिकली इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, उसे वो कहते हैं। इसके बारे में मैं लिखवा देता हूँ आपको। नाउ एम आई विजिबल? यस सर। ओके, तो ये लिख लिया आपने? 1 सेकेंड सर। हाँ सर। देखिए यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक करंट है या फिर स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करता है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। स्मॉल अमाउंट, वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है, इसी को कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी विच हैज नो स्पार्क, हैज नो spark and produce or creates or gives low amount of heat energy, low amount of heat energy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि इसको देख के आप क्या कह सकते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। डेल्टा एच यहाँ पे क्या है आपका? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक। यस सर। एंडोथर्मिक का मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। यस सर। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, जब एक्सोथर्मिक होगा तो देखिए बेसिकली एक्सोथर्मिक जब होगा तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आपने हीट ज्यादा दिया, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट लिख सकते हैं। यस सर। और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट का इंथैल्पी ज्यादा होगा। हाँ सर। और इंथैल्पी मतलब एनर्जी ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा रिएक्टेंट से। ओके सर। लिख लिया आपने? 1 मिनट सर।
16th ग्रुप आज कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। डन। यस सर। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसी के बारे में लिख लेते हैं। सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, therefore silent electric discharge is used to control the decomposition position of ozone to oxygen। जाहिर सी बात है कि आपका जो ओजोन है लेस स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। ठीक है, तो वो क्या चाहेगा ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसको कंट्रोल करता है, उसको O3 में बनाए रखने देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख देंगे, द कन्वर्जन ऑफ O2 to O3 is 10%, therefore product is called ozonized oxygen, ozonized oxygen। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब O2 प्लस O3। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि प्रोडक्ट कम स्टेबल है तो वो कम ही बनता है, तो O2 से O3 में 10% बनता है आपका। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ओजोन जो होता है आपका थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब होता है कि हम थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटी पढ़े थे उसकी बात करते हैं, जैसे डेल्टा H हो गया, डेल्टा G हो गया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, या फिर डेल्टा S हो गया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे लिख लीजिए पहले। यस सर लिखिए। लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब उल्टे वाले की बात करते हैं हम, ठीक है, अपोजिट। जैसे 2O3 गैसेस स्टेट में, यानी ओजोन मॉलिक्यूल कितना है, 2 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 3O2 में, जो कि इजिली हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जब स्टेबल ये ज़्यादा है तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा कि नहीं, आएगा ना। यस सर। अब यहाँ पे डेल्टा S की बात करेंगे तो डेल्टा S का नाम सुना आपने, डेल्टा S क्या शो करता है, सर हीट। एंट्रोपी। एंट्रोपी का नाम सुना है थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर। यस सर। तो एंट्रोपी, और एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। तो एक बात बताइए, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो होगा वो कहाँ ज्यादा होगा, कम मोल होगा वहां ज्यादा होगा, या ज्यादा मोल, मतलब यहाँ पे कितना है 2 मोल्स बना है, ठीक है, 2 मोल्स है इसका, और यहाँ पे कितना है 3 मोल्स है, तो रैंडमनेस कहाँ ज्यादा होगा, O2 में या O3 में। सर ओ सर O2 में, क्योंकि मैं O2 तीन में मोल्स है ना। 3 मोल है इस वजह से। ठीक है, और डेल्टा S निकाल रहे हैं तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगा तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। हाँ डेल्टा सर। S का मतलब क्या हो गया, S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में एंट्रोपी ज्यादा होगा क्योंकि आपने बोला 3 मोल्स है, और डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा तो इसका एंट्रोपी ज्यादा, इसका कम, तो पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ पे डेल्टा G की बात करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने देखा होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, अब ये देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहेगा,
ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी एस की जब बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव और ये मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव, यानी जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा कि नहीं। यस सर। यानी डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा जब O3 से O2 में जाएगा, तो O2 से O3 में जाएगा तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा कि नहीं। हाँ सर। बस यही बात है, इसको एक्सप्लेन किया मैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और नॉट स्टेबल। हो गया। 1 मिनट सर। यस सर। चलो, तो इसी को हम सेंटेंस में यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। बिकॉज decomposition of ozone to oxygen results in liberation of heat, which means delta H जो होगा आपका नेगेटिव होगा, and increasing randomness, which means delta H positive, डेल्टा एस पॉजिटिव सर, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एस पॉजिटिव, रेंडमनेस में इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच डेल्टा जी becomes more negative, that means spontaneous। यस सर हो हो गया। गया, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा ओजोन के बारे में, ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीज। जैसे O3 है तो ये किस में चला जाएगा, O2 में चला जाएगा, और यहाँ से एक और इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीज। हमने बस SO2 बनाया था ना, H2S अभी नहीं बनाया ना। नो सर। ओके।
यस सर, हो गया। चलो, अब देखिए यहाँ कंपाउंड्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे। जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो देखिए अपने पास क्या क्या आता है। सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की जब बात करते हैं तो हम आयरन सल्फाइड लेते हैं, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, FeSO4, और ये S बाहर निकल जाएगा, H2S बाहर निकल जाएगा बेसिकली। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा अपने को H2S, और इसको लिख सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड इन किप्स एपरेटस। जिस एपरेटस में बनाया जाता है उसका नाम क्या है, एपरेटस, किप्स एपरेटस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिख लेते हैं हम लोग, अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आता है यहाँ पे, जिसका नाम होता है, ये देखिए, ये तो एक सबसे पहली बात कलरलेस होता है, कलरलेस गैस विद पंजेंट एग स्मेल, सॉरी पंजेंट नहीं, रोटन एग स्मेल, विद रोटन एग स्मेल। दूसरा देख लेंगे, ये मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, मॉडरेटली soluble in water, but solubility decreases, but solubility decreases with increasing temperature, with increasing temperature। तो बेसिकली सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो अपना वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगा। हो जाए तो बताइए। यस सर, हो गया। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। तो अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट गिव्स ब्लैक पीपीटी। ये क्या दे देता है आपका, ब्लैक पीपीटी दे देता है विद लीड एसिटेट। तो ये पूछ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लैक पीपीटी विद लीड एसिटेट। तो देखिए लीड एसिटेट का फॉर्मूला लिख देंगे, COO का होल ट्वाइस PB, ये सॉल्ट, ठीक है। इसको रिएक्ट कराएंगे H2S से, तो ये एक ब्लैक पीपीटी दे देगा, जिसको क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड कहते हैं। ये होता है आपका ब्लैक पीपीटी, और प्लस में दे देगा 2CH3COOH, ठीक है। उसके बाद फिर से इसकी रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर देख लेते हैं। रिड्यूसिंग बिहेवियर बैलेंस तो कर ही सकते हैं आप इजीली। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर में देखिए, H2S से रिएक्ट कराएंगे SO2 को इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो इसको रिड्यूस करके ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और ये सल्फर, ठीक है। दो सल्फर के आइटम आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। FeCl3 का 2 मोल्स लेंगे और H2O से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है बेसिकली, और ये बना लेगा 2FeCl2, और यहाँ दे देगा S अलग और ये HCl। ये इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है।
हो गया। मिनट से हो गया। चलिए अब हम H2SO4 की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, H2SO4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जिस प्रोसेस से बनाया जाता है बहुत फेमस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस से कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ लिख सकते हैं, प्रिपरेशन बाय या मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये स्टेप वाइज होता है। ठीक है, बहुत सारा डायग्राम, बड़ा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सल्फर को बर्न करते हैं। ठीक है, या सल्फाइड ओर्स को, तो हम क्या कर देंगे, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर्स in air to generate SO2, in air to generate सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला प्रोसेस तो यही होता है अपना कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए सल्फर ले लिया या सल्फर का कोई और ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, अपने को मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रोसेस की जब बात करते हैं हम लोग, दूसरे स्टेप की, तो बेसिकली क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करेंगे। हम लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 by the reaction with oxygen, by the reaction with oxygen in the presence of catalyst, in the presence of catalyst V2O5, V2O5 यूज करेंगे और SO2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, SO3 में। SO2 को रिएक्ट कराया बेसिकली हमने O2 में, इन द गैसेस स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेसिकली, थर्ड स्टेप में देख लीजिए अपने पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4। H2SO4 में एब्जॉर्ब कराते हैं हम लोग H2SO4 को, SO3 को एब्जॉर्ब कराते हैं H2SO4 में, इन द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, इन द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड with O2 to give SO3। एक मिनट, ये तो वही वाला पॉइंट लिखती हूँ, सॉरी। एक मिनट रुक जाइए, ये वाला पॉइंट मैं रिपीट कर दिया, इसे क्लियर कर। थर्ड पॉइंट में हम क्या कर देंगे, बेसिकली ओलियम को यूज करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम with water gives H2SO4। जैसे सपोज अपने पास क्या आ गया, SO3 ले लिया आपने, SO3 को किस में डाल दिया, सबसे पहले H2SO4 में डालते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको H2S2O7। क्या मिलेगा, H2S2O7। अब ये जो H2S2O7 है, इसको हमने क्या कर दिया, H2O में डाला, डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7 किया, तो ये दे देगा आपका 2H2SO4, 2 मोल। तो बेसिकली हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में डाइल्यूशन ऑफ ओलियम से पहले हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 to give ओलियम। ओलियम मिल गया और फिर डाइल्यूशन ऑफ ओलियम कर देंगे। ठीक है, तो अपने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो H2SO4 के हेल्प से ही थोड़ा सा H2SO4 जो है
SO3 में डालते हैं तो अपने को ओलियम मिलता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओलियम कहते हैं। और ओलियम को डाइल्यूट कर दिया हमने तो ये क्या बन गया, H2SO4 बन गया। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो लिखिए इसे। सर SO3 बाय राइजिंग विद ऑक्सीजन है, ये क्या है? रिएक्शन, बाय द तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सुन मैं कुछ टाइम बाद मैं उस पे वन नोट पे पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा। इसमें कितना भी अच्छा लिखो इधर उधर हो जाता है। यस सर, अगला ऑप्शन। सर सर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हाँ, SO3? अब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। इसके लिए ये वाला तो रिएक्शन है। ओलियम क्या होता है? ओलियम जो होता है आपका वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर होता है, H2S2O7। समझ में आया? यस सर। डन। 1 मिनट सर। यस सर। चलो
यहाँ तक हो गया। आप प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, H2SO4 की। तो यहाँ पे ये जो होता है इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली, लिक्विड। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रीजेस एट 283 कैल एंड बॉयल्स एट 611 कैल। ये तीनों दोनों पॉइंट लिख लीजिए। अब ये सारी चीजें बहुत ही आपको ऑलरेडी पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आयोनाइजेस इन 2 स्टेप H2SO4 है। ठीक है, इसको आपने ये एक्वस में आपने इसको H2O में डाल दिया लिक्विड में, तो ये सबसे पहले क्या दे देगा, H3O पॉजिटिव या फिर H प्लस, और ये क्या देगा, HSO4 माइनस। ठीक है, और ये जो HSO4 माइनस है आपका, ठीक है, फिर से इक्वस में है और फिर इसको ये वाटर में ही प्रेजेंट है, तो दोबारा ये क्या दे देगा, H3O पॉजिटिव दे देगा, और यहाँ पे क्या दे देगा, SO4 - 2 देगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka1, जैसे सपोज ये ग्रेटर देन 10 होता है, ठीक है, वेरी लार्ज होता है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला होता है, ठीक है, Ka2, ठीक है, ये क्या होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻², ये थोड़ा लेस, काफी कम होता है, तो ये लेस एसिडिक होता है। तो पहला वाला H प्लस जो देता है काफी ज्यादा एसिडिक होता है। जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज्यादा एसिडिक। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैं अभी आपको दूंगा, सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप। हो जाए तो बताइएगा। सर पहले उसमें Ka2 ग्रेटर देन 10 है। यस, यस दिव्यम। सर पहले पार्ट में रिएक्शन के Ka2 ग्रेटर देन 10 लिखा है। Ka1 है, फर्स्ट वाले को Ka1 ले लिया और दूसरा Ka2 ले लिया, वेरी लार्ज होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 बहुत है। ठीक है, डन, हो गया। यस सर। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दे दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। H2S इज लेस, आपके पास एग्जाम्पलर है, लेस एसिडिक हाँ देन। सर, मेरे पास अभी एग्जाम आइडिया है, मैं उससे प्रिपेयर करता हूँ। ओके, तो वो भी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? सर उसमें दोनों ही है, बट जैसे इस टर्म की जो है वो ऑब्जेक्टिव वाली है। हाँ हाँ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, यस सर।
और मैंने आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं 15th ग्रुप में, याद है आपको? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन इधर भी लिख लीजिएगा। गलत लिख दिया। सर पहले वाले का तो यही आंसर होना चाहिए ना कि डाउन द ग्रुप जाने में जो साइज ऑफ एटम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। Why is H2S less acidic than H2T। H2T? हाँ यही होगा। इन सब का वही EH बॉन्ड बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, तो इजीली टूट जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। ये लिख लिया सारा क्वेश्चन आपने? यस सर। चलिए, इसमें 15th ग्रुप का मैंने नहीं लिखवाया था ना इस टाइप का क्वेश्चंस, ये बस लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली हो जाता है, तो इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव टाइप है। तो ये 15th ग्रुप वाला भी लिख लीजिए, फिर 17th ग्रुप हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। वाई BiH3 इज द strongest reducing agent among all the hydrides of group 15 elements। दूसरा सवाल, write the reaction of thermal decomposition of sodium azide। Next, why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus?
Next, how does ammonia react with a solution of Cu+2? Next, why is nitrogen dioxide paramagnetic in gaseous state, but the solid obtained on cooling it ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करके लाना है. हो जाए तो बताइए. यस सर होने वाला. यस सर हो गया. चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग दिव्य हैलोजन फैमिली. तो यहाँ पे हैलोजन फैमिली की जब बात करते हैं हम लोग तो ये बेसिकली क्या होता है आपका ग्रुप 17 होता है. Excuse me, sir. यस So can you please excuse me for a minute? यस यस व्हाई नॉट. Thank you. Yes, sir. Thank you. गुड हो गया. चलिए तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है हैलोजन फैमिली विच इज ग्रुप 17 और ग्रुप 17 में बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. और एक्स क्या क्या हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन. ठीक है तो बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है ये बहुत ही नीचे आ जाता है रेडियो एक्टिव टाइप हो जाता है. ठीक है तो ऊपर के चार के बारे में ही अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग. ठीक है इसका निमोनिक जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप 17 की बात. ठीक है अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है. तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टॉपिक डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. ये दोनों आपके गैसेज होते हैं. ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है. ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड.
आयोडीन क्या होता है आपका, सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीडीली इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज करता है, स्टीडीली इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर। जाहिर सी बात है, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर दिव्यम? यस सर। जितने भी हेलोजेंस होते हैं सारे के सारे कलर्ड होते हैं, तो ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कलर कंपाउंड बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन जब वन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाता है तो उसको उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने पास क्या मिलता है, कलर मिलता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप F2 देखेंगे तो ये येलो येलो डर्टी फेलो होता है। F2 जो होता है आपका येलो होता है। Cl2 जो होता है आपका ग्रीनिश येलो होता है, ये भी येलो होता है लेकिन कौन सा येलो होता है, ग्रीनिश येलो। Br2 जो होता है वो रेड होता है, Br2 क्या होता है, रेड होता है। और उसके बाद I2 की बात करें तो ये वॉयलेट कलर का होता है, कैसा होता है, वॉयलेट कलर का, ठीक है। तो ये सारे इन लोगों की कलर्स हैं, ये लिख लीजिए। सर इनका ओरिजिनल कलर होता है रिएक्शन कराने के बाद? नहीं, F2 जो है F2 येलो होता है। देखिए फ्लोरीन कभी भी फ्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा नहीं, ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे फ्लोरीन से मिलकर F2 बना लेगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे ये येलो हो गया, Br2 रेड होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो होता है। अब मैंने बोल दिया वाटर कलरलेस होता है, तो ये H2O ही कलरलेस होगा ना, रिएक्शन के बाद थोड़ी हाँ वो सर। होगा। यस सर। समझ गए आप? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने को क्या करना है, अल्कोहल्स एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। हो जाए तो बताइए। यस सर हो गया। देखिए यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाता है, फ्लोरीन के बारे में आएगा, तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन होता है ना, वो हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन react with water, react with water, but bromine and iodine are only sparingly, बहुत ही कम soluble होता है, are sparingly soluble in water, soluble in water, but ये जो आपका ब्रोमीन एंड आयोडीन है, बट दे आर soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, soluble होते हैं, in organic solvents such as क्लोरोफॉर्म, CCl4, carbon disulfide and hydrocarbons to give colored solution। ये तो ऑलरेडी कलर्ड होता है, अब उन सब में मिलके क्या हो जाएगा, कलर्ड सॉल्यूशन दे देगा।
हो गया। 1 second sir. Yes sir. तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको? Yes sir. चलिए, यहीं पे लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे पहले बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर मैं FF CL BR सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किस में होगा, इसको अरेंज करना है। ये इसका क्वेश्चन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। कर सकते हैं आप, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करिए। सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ना? यस, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। सर Cl2 की सबसे ज्यादा होगी, देन Br2 की, Cl2 Br2, then देन फ्लोरीन, FF देन एंड आयोडीन। देन आयोडीन। होना तो ऐसा चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन बढ़ जाता है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये थोड़ा जल्दी टूट जाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसका तो साइज बहुत बड़ा होता है तो इजिली टूट जाता है, तो ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेंगे, तो उसके बारे में सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखने जाएंगे तो हमें पता है कि हैलोजन जो होता है वो -1 तो शो करता ही करता है। ठीक है, ऑल द हैलोजन्स exhibit -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे के सारे हैलोजन्स क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, एग्जिबिट, ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं एंड +7 भी शो करते हैं। ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं कर सकता, इवन +1 भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उसका हमेशा नेगेटिव में होता है। और फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, और ये -1 के साथ साथ +5 +1 +3 +5 एंड +7 भी शो करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे ये शो क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल। फ्लोरीन एटम के पास d ऑर्बिटल नहीं होता इन इट्स वैलेंस शेल, in its valence shell, and therefore cannot expand, therefore cannot expand its
ऑक्टेट, ठीक है, जिसकी वजह से इट एग्जिबिट ओनली -1, इट एग्जिबिट ओनली -1, क्या शो करता है, -1 शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे हेलोजेंस जो होते हैं काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, all halogens are highly reactive, they react with metal and non-metal, react with metal and non-metal to form halides। क्या बनाते हैं, halides बनाते हैं। The reactivity decreases down the group, reactivity decreases down the group, समझ में आ गया। डाउन द ग्रुप सारा रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा। हो जाए तो बताइए। जैसे हो गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद हम लोग बात करेंगे हेलोजन ऑक्साइड्स की, ठीक है, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो देखिए आपका जो फ्लोरीन है वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा बना नहीं सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोरीन F फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, ठीक है, एक है आपके पास OF2 और दूसरा आपका O2F2, OF2 और O2F2 बनाता है, ठीक है। इनमें से जो OF2 जो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, OF2 इज थर्मोडायनेमिकली, या लिख लीजिए सीधे सीधे थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल एट 298 कैलोरी, ठीक है। अगर इसमें इन दोनों में पूछे, देखिए दो ही बनाता ऑक्साइड, हो या तो OF2 या फिर O2F2, तो ये ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसके पास ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये अलग अलग चीजों में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। O2F2 को बेसिकली ऑक्सीडाइज कराने में काम आता है, ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करा देता है तो वो PuF6 में चला जाता है। And this reaction is used in removing plutonium from spent fuel, वहां से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक यूजेस हो जाएगा इसको, ठीक है। और ये जो दोनों होते हैं आपका OF2 एंड O2F2, ये फ्लोरोनेटिंग एजेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स, इससे लिख लीजिए। फिर क्लोरीन का देखेंगे क्या क्या ऑक्साइड बनाता है, फिर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका ऑक्साइड्स देखेंगे।
यस सर हो गया। हो गया। चलिए, तो यहाँ पे क्लोरीन, तो साइड्स जो होते हैं, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन ऑक्साइड्स। एक तो आपका Cl2O बनता है, ClO2 भी बन जाता है, Cl2O6 भी बन जाता है, एंड 2O7। और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड टेंड टू एक्सप्लोड, इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है कि, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ClO2 बेसिकली जो होता है इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इसमें यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है फॉर वाटर ट्रीटमेंट, और भी जगह यूज होता है, एंड टेक्सटाइल्स वगैरह में भी यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे ब्रोमीन ऑक्साइड्स की, तो ब्रोमीन ऑक्साइड्स भी लिख लेते हैं हम लोग। ब्रोमीन का जो ऑक्साइड्स होता है बेसिकली, ये Br2O में भी होता है, जैसे वो होता है BrO2 में भी होता है, ठीक है, BrO3 में भी होता है। आर द लिस्ट स्टेबल हैलोजन oxides and exist only at low temperature, exist only at low temperature, they are very powerful oxidizing agents. हो गया। 1 मिनट सर। तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है। यस सर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। क्लोरीन का ऑक्साइड मैंने दिखा दिया आपको, ब्रोमीन का दिखा दिया, ठीक है। अब बचा अपने पास आयोडीन, तो आयोडीन का भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन ऑक्साइड, वेट अ मिनट, यहाँ आयोडीन ऑक्साइड्स,
आयोडीन ऑक्साइड्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास कितने ऑक्साइड्स है आयोडीन की, तो I2O4, I2O5 एंड I2O7। I2O7 भी क्या है, आयोडीन का है। और ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ क्या है आपका, आयोडीन है। और ये सब के सब इनसॉल्यूबल सॉलिड होते हैं, आर इनसॉल्यूबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, ये जो I2O5 है, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड इज यूज्ड in the estimation of carbon monoxide, in the estimation of carbon मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे ऑक्साइड्स थे। ठीक है, इसके बाद हम हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके देखेंगे कि क्या बना रहा है। ठीक है, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सारी चीजें। हो जाए तो बताइएगा दिव्या। कैसे होगा? वेट फॉर अ मिनट प्लीज। यस दिव्यम, सॉरी। जैसे हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा reactivity towards hydrogen, reactivity towards hydrogen, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जब देखेंगे कि देखिए ऑक्सीजन वाली तो बात होगी। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमें पता है कि ये HX बनाएगा। HX बनाएगा तो क्या क्या बना सकता है, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे पहले देखिए इसको ABCD कर देता हूँ मैं दिव्यम, ABCD। और इसमें आपको चूज करना है, सबसे पहले बताना है इसके बारे में कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर इनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होगी, फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होगी, और फिर बॉन्ड इंथैल्पी भी बताना है सबसे ज्यादा किसकी होगी। बता सकते हैं आप। ये वाला पेपर बता दीजिए।
देखिए यहाँ पे क्या है, HF, ये तो पता है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन HHC बनाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, एक मिनट दीजिए। हाँ दिव्यम, यहाँ देखिए ये HF है, HCl है, HBr और HI। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसिडिक कैरेक्टर मतलब H प्लस जो जल्दी दे दे, इनमें H प्लस सबसे जल्दी कौन देगा? तो दिव्यम, HI। HI देगा तो सबसे ज्यादा D, देन C, देन B, देन A। ऐसे ही ये तीनों कर सकते हैं आप। तो करके दिव्य, देखता हूँ। चलिए इसे करिए जरा। एक्सक्यूज मी सर। यस दिव्यम, हो गया। सर स्टेबिलिटी वाला हो गया। स्टेबिलिटी वाला हो गया। अब जल्दी ये टूट जाएगा तो ये कम स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A, B, C, D, यही आया ना। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका होगा? तो HI। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देख के करिएगा। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HI का, यानी D का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा? देन सर Cl। नहीं, यहाँ पे देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, ये पॉलीमर टाइप बनेगा, सॉलिड स्टेट है, तो ये इसका होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ना। HF में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, HBr वाला आ जाएगा, C वाला, उसके बाद क्या आ जाएगा, B वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में देख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा तो इसी का होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो सबसे ज्यादा ए का होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से D का, फिर C का, फिर B का, होगा कि नहीं? यस सर। सर अब बट जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारा DACB है, तो हाँ, बॉइलिंग पॉइंट उसका एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, रिवर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप क्या चाह रहे हैं कि एकदम उल्टा हो जाए? नहीं, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेसिक, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग पैकिंग से देखते हैं, जिसमें जितना अच्छा पैकिंग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सरफेस एरिया से देखते हैं या फिर मॉलिक्यूलर वेट से देखते हैं। ठीक है, यस। और यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी देख लीजिए, जिसका बॉन्ड सबसे छोटा उसका बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं? हाँ सर। तो इसमें तो ABCD हो जाएगा। ओके, तो यस सर। दिव्यम एक यहाँ, सेकंड सर, लिख लो। हाँ इससे ये पूरा लिख लीजिए। यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।